जन्नत के पत्ते आखिरी बाब। जहान आया तो वो लोग अहलारा गांव आ गए। अब शाम हो रही थी सो वो वहीं से वापस हो लिया, जबकि उन्होंने कैब ले ली और वापस आशियाना आ गए। जहान ने कल कहा था कल यहाँ से रवाना होना है, उसी हिसाब से वो आज पैकिंग कर रही थी। पनार रात में चाय देने आई तो उनको सामान समेटता देखकर अफसुर्दा हो गई। मैरी मंगनी हो गई शर्मा में, क्या तुम लोग आओगे? मैं तुम्हें ज़रूर इनवाइट करूंगी, मैं ज़रूर आऊंगी, बहारे ने चहक कर कहा तो हया को देखकर मुस्कुराहट ज़रा समेटी। मेरा मतलब है शायद आऊं। पनार मुस्कुराकर उसका गाल थपथपाती बाहर निकल गई। आयशा कहती है जब मैं उसके पास आ जाऊंगी तो हम दोनों दूर किसी दूसरे मुल्क चले जाएंगे जहां पाशा बेना हो, और जहां हम आयशे और बहारे बनकर रहें, मना और हुन्ना नहीं। और फिर वहां हम बहुत सा पढ़ेंगे भी सही। मैं क्या कह सकती हूँ? उसने शाने उचकाते हुए अपने सफरी बैग की अंदरूनी जिप खोली। एक खाना जरा फूला हुआ था। ओह, उसे याद आया। उसने उस खाने में वो सियाह मखमली डब्बी निकाली। अपना फ्रॉक तह करती बहारे वो डब्बी देखकर ठिठकी, फिर उसके पास चली आई। हया ने डिब्बी खोली। अंदर सियाह मखमल पे वो नाजुक सा नेकलेस जगमगा रहा था। हया ने निगाहें उठाकर बहारे को देखा। पहले उसकी आंखों में हैरत उतरी, फिर उलझन, और फिर समझकर उसने नाफी में सर झटका। ये वो नहीं है, ये वो नहीं हो सकता। क्या तुमने इसे खरीदा है? मैंने और अब्दुर्रहमान ने मिलकर इसे खरीदा है, अदालार की शहजादी के लिए। बहारे ने अपने फ्रॉक को आखिरी तह दी और पलट कर उसे बैग में डाला, जैसे वो अफसुर्दा हो गई थी। क्या फिर भी कभी तुम्हारा मोती निकला? हया ने उसकी पुश्त को देखते हुए पूछा। मैंने फिर नहीं ढूंढा, मगर जब कभी मोती निकला तो यह मेरे पास नहीं रहेगा। हया, मैंने अपना मोती अब्दुर्रहमान को दिया, उसने मुझे दे दिया, मगर वो बोस्फोरस में गिर गया। आयशा ने भी अपने मोती अब्दुर्रहमान को दिए, उसने वो तुम्हें दे दिए। अब ये भी गुम जाएगा मुझसे, मैं ये नहीं लूंगी। मगर ये मैंने तुम्हारे लिए लिया है। बहारे बहारे भेग छोड़कर उस तक आई। मखमल पर से नेकलेस उठाया, उसकी हुक को उलट पुलट कर देखा, फिर उसे हया की कलाई के गिर्द लपेट कर उसकी हुक आखिरी कुंडी के बजाय कलाई के घेर के बराबर एक कुंडे में डाल दी। यूं कि नेकलेस कलाई के गिर्द पूरा आ गया और एक लड़ी सी साथ लटकने लगी, जैसे ब्रेसलेट की लटकती है। ये अब हो तुम्हारा हो गया। वो पहली दफा मुस्कुराई थी। हया ने कलाई को घुमाकर देखा। जंजीर से लटकते हीरे बहुत भले लग रहे थे। कलाई के एन साइड पे एक लंबा सा कुंडा खाली था। हया, तुमने फिर सीप ढूंढे? बहारे ने अभी उसे खाली कुंडे को देखकर कहा। हया ने सर उठाकर उसे देखा, बस एक दफा। इसमें से क्या निकला? हया चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर नफी में गर्दन हिलाई। पता नहीं, बस वो कोई अच्छी चीज ना थी। मगर था क्या? जाने दो। उसने फिर से अपनी कलाई को देखा। ऊपर हाथ की 30 उंगली में प्लेटिनियम बैंड था। वो दोनों बिलवास्ता या बिला वास्ता जहान के ही तोहफे थे। शुक्रिया बहारे। वो जरा सा मुस्कुराई। तोहफा तो तोहफा होता है ना। क्या मैं फिर कभी अब्दुर्रहमान से मिल नहीं सकूंगी? बहारे अब सुर्ख सोफे के किनारे जा टकी थी और हथेलियों पर चेहरा गिराए उदासी से पूछ रही थी। नहीं, कभी भी नहीं। तुम्हें अब इस बारे में सोचना छोड़ना होगा। वो अपनी बाकी चीजें समेटने लगी। मुसलसल हरकत से कलाई से लटकती जंजीर इधर उधर झूल रही थी। मैं कल अंकरा से ईरान चली जाऊंगी अपनी बहन के पास। तुम लोग फिर किधर जाओगे? देखो, पता नहीं। उसने मसरूफ से अंदाज में टालना चाहा। क्या तुम लोग के लिए लिस्ट जाओगे? उसके मुतहरिक हाथ ठहर गए। उसने सर उठाकर बहारे को देखा। तुमने उस वक्त कुछ सुना था ना बहारे? क्या सुना था? बस इतना सा। उसने उंगली और अंगूठे को 1 इंच के फासले पर रखकर बताया। मगर जानबूझकर नहीं, खुद ब खुद। और तुमने क्या सुना? अब्दुर्रहमान किलेलिस का नाम ले रहा था। क्या कोई किलेलिस जा रहा है? वल्ला मुझे पता नहीं वो किसकी बात कर रहा था। इसी साथ में तस्मिया अंदाज में हाथ से कान की लो को छूते हुए च की आवाज निकाली। और तुमने आयशे को बात ये बताई? ना, नहीं। बहारे जरा सी अटकी थी। जहान ने कहा था उसने अगर सुना हो तब भी वो कुछ नहीं समझेगी। उसने अपनी अकल की बजाय जहान की अकल पर भरोसा करना ज्यादा मुनासिब समझा और वापस पैकिंग करने लगी। बहारे सुनह कोई खतरा ना था। बैग की एग्जिप में डीजे की टूटी ऐनक रखी थी। उसने एहतियातन उसे वहां से निकालकर अपनी हैंड बैग के अंदरूनी खाने में रख दिया, जहां सफेद रुमाल में कुछ लिपटा हुआ रखा था, और फिर बैग के जिप जूं की आवाज के साथ जोर से बंद की। कल उन्हें अंकरा जाना था। आशियाना की फैमिली और फातिह उनको सी ऑफ करने आशियाना के सहन में खड़े थे।
اتنے دن یوں لگ رہا تھا کہ وہ ہوٹل میں نہیں بلکہ کسی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہوں۔ اب ایک ایک کو خدا حافظ کرنا، مسز سونا اور پنار کے گلے لگ کر دوبارہ آنے کا بے یقین کھوکھلا وعدہ کرنا، سب بہت اداس کردرنے والا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار بھر آ رہی تھیں۔ ترکی میں اگر اس نے بہت کچھ کھویا تھا تو وہ بہت کچھ پایا بھی تھا۔ کبھی جب وہ سود و زیاں کا حساب کرنے بیٹھے گی تو پانے والا پلڑا شاید زیادہ باری نکلے۔ پنار کی ایرانی بلی گاڈ فیلڈر اس کے بازو میں تھی۔ حیا سے مل کر وہ پنجوں کے بل نیچے بیٹھی اور بہارے سے گلے ملی تو دونوں کے درمیان نرم بلی کھسمس آئی۔ جب کبھی میری بلی بچے دے گی تو میں ایک تمہارے لیے بھی رکھوں گی چھوٹی بلی، بہاری نے کچھ کہا نہیں، بس اداسی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ مسز سونا گیٹ تک فکر و اپنائیت سے پوچھتی رہی تھی، کیمرے، موبائل چارجر سب رکھ لیا تھا، رستے کے لیے پانی رکھا ہے، کچھ کھانے کو چاہیے۔ ترک بہت سی پیارے قوم تھی۔ باہر نکل کر بہاری نے پوچھا، کیا پنار کی بلی کی بھی سرما میں منگنی ہو جائے گی؟ یہ تو وہ یوں ہی کہہ رہی تھی۔ اس نے ہولے سے اس کے سر پہ چپت لگائی، پھر پلٹ کر دیکھا، وہ سب انہیں ہاتھ ہلا رہے تھے۔ حیا نے بھی مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ وہ ان لوگوں کی مہمان نوازی کا بدلہ کبھی بھی نہیں چکا سکتی تھی، البتہ وہ اتنا ضرور کر سکتی تھی کہ اب جب بھی وہ اپنے ملک اور اپنی یونیورسٹی میں کسی ترک بلکہ کسی بھی غیر ملکی اسٹوڈنٹ سے ملے گی تو کوشش کرے گی کہ اس کے لیے بھی وہ اتنا ہی وقت نکالے جتنا ان ترکوں نے اس کے لیے نکالا تھا اور جتنا وہ ہر مہمان کے لیے نکالتے تھے، اور کاش وہ یہ کر بھی سکے۔